अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज से हम लोग एक न्यू लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग लॉ ऑफ टॉट को ए से लेके जेड तक यानी कि कम्प्रिहेंसिव मैनर के अंदर डिस्कस करेंगे। बग़ैर वक्त ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट क्या होता है, इसकी लिटरल मीनिंग सबसे पहले देखते हैं। द वर्ड टॉट हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम लैटिन टर्म टॉर्टियम। इट मीन्स अ कंडक्ट विच इज़ टॉर्चियस, which twisted and delict। जर्नली इट मीन्स अ सिविल रॉन्ग। कहता है कि ये जो टॉट का अल्फाज है ये टॉटियम से निकला है, जिसके मतलब होते हैं कोई कंडक्ट जो कि टॉर्चियस हो, जो ट्विस्टेड हो या फिर डिलेक्ट हो। आम तौर पर हम लोग जो टॉट है, टॉट का अल्फाज जहाँ भी इस्तेमाल होता है, हम लोग इससे डिपिक्ट करते हैं कि इसका मतलब होगा सिविल रॉन्ग। ठीक है, सिविल रॉन्ग जिस जगह पर भी कमिट होंगे हम लोग समझ जाते हैं कि ये टॉट ही होगा। उर्दू में हम लोग इसके लिए ज़रर पहुंचाना, नुकसान किसी को हुआ हो या फिर फ़ेल ख़ता किसी बंदे ने की हो जिसकी वजह से, उस फ़ेल की वजह से दूसरे बंदे को नुकसान हुआ हो और वो उसका हर्जाना मांग रहा हो, तो इस किस्म के जो तमाम हमारे पास एक्शंस होते हैं उन्हें हम टॉट कहते हैं। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि टॉट की डेफिनेशन क्या है। तो टॉट को डिफ़ाइन करने में जो सर सॉलमेंट हैं उन्होंने अपनी कोई डेफिनेशन प्रपोज की थी। सबसे पहले वो कहते हैं कि टॉट इज़ अ सिविल रॉन्ग independent of contract for which the remedy is action for damages। इन्होंने कहा कि टॉर्ट जो है ये सिविल रॉन्ग है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड नहीं करता, और अगर ये कमिट हो जाए तो इसके अगेंस्ट आपको रेमेडी भी मिलती है। ठीक है, इसकी जो तमाम इन्होंने वर्ड्स इसके अंदर यूज़ किए हैं अपनी डेफिनेशन के अंदर कि सिविल रॉन्ग, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन तमाम चीज़ों को हम लोग आगे एक्सप्लेनेशन में जाकर वन बाय वन डिटेल में देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए अपनी डेफिनेशन के अंदर। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सॉलमेंट एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन हिज डेफिनेशन। ठीक है, विच कुड सपोर्ट द आइडिया ऑफ लॉ ऑफ टॉट। दीज आर, ये जो टर्म्स हैं जो उन्होंने अपनी डेफिनेशन के अंदर इस्तेमाल की हैं। सिविल रॉन्ग, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडी मिलेगी डैमेजेस की वजह से। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सिविल रॉन्ग हमारे पास क्या है। कहता है कि वेन एवर देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ प्राइवेट लॉ and the result of the violation is remedy not punishment, then these all wrongs are included in law of tort। कहता है कि कोई ऐसी वायलेशन हुई है, कोई ऐसी खिलाफ वर्जी हुई है जिसके अंदर किसी बंदे के प्राइवेट लॉ को तोड़ा गया है। ठीक है, अब प्राइवेट लॉ से क्या मुराद है, उस बंदे का ज़ाती जो उसका ज़ाती जो हक था उस बंदे का। ठीक है, वो उसका राइट टू रिस्पेक्ट हो सकता है, वो उसका राइट टू प्रोटेक्शन हो सकता है, राइट टू प्राइवेसी हो सकता है, ये तमाम के तमाम उसके प्राइवेट राइट्स होते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी वायलेशन हुई है जिसके अंदर उसके प्राइवेट राइट को तोड़ा गया है, इस किस्म के रॉन्ग कमिट करने वाले को रेमेडी दी जाएगी, ना कि पनिशमेंट। ठीक है, तो इस किस्म के जो हमारे पास वायलेशन होगी उसे हम लोग लॉ ऑफ टॉट के अंदर डील करेंगे। इसके बाद कहता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू दी जॉन सॉलमेंट, ऑल दोज लॉज आर लॉ ऑफ टॉट व्हेन law of contract and trust are not hold। Simply doesn't include lawful agreement in the category of law of tort because here manly compensation are focusing। कहता है कि ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ये इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो दो पार्टीज़ हैं जो एक दूसरे से क्लेम कर रही हैं, रेमेडी मांग रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन पार्टीज़ के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, या उस कॉन्ट्रैक्ट की उनके दरमियान कोई ब्रीच हो। तो कहता है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ये जब कभी एक पार्टी दूसरे पार्टी की सिविल राइट्स की वायलेशन करेगी तो वो पार्टी जिसके सिविल राइट्स की वायलेशन हुई है वो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर जो है डैमेजेस क्लेम कर सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उधर कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी नहीं है।
इसके बाद आगे जाके हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे भी, जिस जगह पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो होगा उसे हम लोग टॉर्ट के अंडर क्लेम नहीं कर सकते। तो टॉर्ट के अंडर क्लेम करने के लिए ज़रूरी है कि पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो। इसके बाद रेमेडी को देखते हैं। रेमेडी के बारे में कहा है, देयर शुड बी फोकस ऑन रेमेडी इन केस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट। कह रहा है जिस जगह पर भी टॉर्ट होगा वहाँ पर रेमेडी पर फोकस किया जाएगा। अब रेमेडी क्या होती है? टू गिव सम रिलीफ और वे आउट टू सेटिस्फाई द अदर पार्टी इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। कहता है मुआवजे के तौर पर दी जाने वाली कोई मुआवजा या फिर कोई ऐसा तरीका जिससे जो दूसरी पार्टी है वो सेटिस्फाई हो जाए, मुतमईन हो जाए, उसको हम लोग रेमेडी कहते हैं। ठीक है, कोई ऐसा मुआवजा या फिर कोई ऐसा तरीक़ेकार जो कि उस बंदे को दिया जाए जिस बंदे के सिविल राइट्स की वायलेशन हुई थी, उस तमाम चीज़ों को हम लोग रेमेडी कहते हैं कि उस बंदे को रेमेडी दी गई। अब कहता है कि मोस्ट ऑफ़ द केसेस में जो आपके टॉर्ट के केसेस होते हैं, इसके अंदर रेमेडी जो है वो मॉनेटरी होती है, यानी कि पैसे की फॉर्म में दी जाती है। इसके अंदर पनिशमेंट नहीं दी जाती। ठीक है, पनिशमेंट नहीं दी जाती। रेमेडी जो आपकी होती है वो पैसे की फॉर्म में होती है। इसके बाद डैमेजेस को देखते हैं। कहता है कि अकॉर्डिंग टू द व्यू एंड द गिवन डेफिनेशन ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट देयर शुड बी डैमेजेस फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ। डैमेजेस आर, कहता है कि डैमेजेस क्या होगा? डैमेजेस दिए जाएंगे लॉ ऑफ टॉर्ट के केस के अंदर। अब डैमेजेस क्या होगा? कहता है कि इट इज़ द रिकवरी ऑफ लॉस इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन। कहता है कि जो भी नुकसान हुआ है किसी शख्स का, उस लॉस को रिकवर करना किस तरीके से? मॉनेटरी कंपनसेशन के थ्रू। मिसाल के तौर पर किसी बंदे का राइट इन्फ्रिंज हुआ था, ठीक है, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू प्राइवेसी या कोई भी हो सकता है, उसका राइट इन्फ्रिंज हुआ था जो कि उसका प्राइवेट राइट था। अब उसके अगेंस्ट, उसकी रिकवरी के लिए वो बंदा दूसरे बंदे से जो है रेमेडी क्लेम करेगा, और रेमेडी जो होगी उसको उन डैमेजेस के अगेंस्ट जो है वो मॉनेटरी फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, ये थी डेफिनेशन सर सॉल्वेंट की लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में। अगली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि रतन लाल जो हैं उन्होंने लॉ ऑफ टॉर्ट को किस तरीके से डिफ़ाइन किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं 030133974996। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।